आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के भूगोल विषय के चैप्टर नंबर 4 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर परिचर्चा करेंगे। भूगोल चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मानव विकास। इस चैप्टर से भी प्रतिवर्ष कम से कम एक प्रश्न या तो वस्तुनिष्ठ या 2 अंक स्तरीय प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से यह चैप्टर 2 अंकदायी है। आप इसके प्रश्नों को पढ़कर 2 अंक बड़ी आसानी से अर्जित कर सकते हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न जानते हैं। प्रश्न है विकास अथवा मानव विकास से आप क्या समझते हैं। प्रश्न है विकास अथवा मानव विकास से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा विकास अनवरत। अनवरत का मतलब होता है लगातार। विकास अनवरत मतलब लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन 1990 ईस्वी में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। तो विकास क्या है, मानव विकास आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न को एक बार शायद पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे कई बार पूछा जा चुका है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। आपका उत्तर होगा वृद्धि और विकास में निम्नलिखित अंतर है। वृद्धि और विकास में निम्नलिखित अंतर है। पहला, वृद्धि मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष होता है। वृद्धि मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष होता है, जबकि विकास गुणात्मक एवं मूल्य सापेक्ष होता है। दूसरा अंतर है वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, जबकि विकास सदैव मतलब हमेशा धनात्मक ही होता है। तीसरा है वृद्धि निश्चित समय अवधि में एक परिवर्तन है। वृद्धि निश्चित समय अवधि में एक परिवर्तन है और विकास भी निश्चित समय अवधि में परिवर्तन ही है, मतलब दोनों समान है यहाँ पर। अगला प्रश्न है विकासहीन वृद्धि किसे कहते हैं। विकासहीन वृद्धि क्या है या विकासहीन वृद्धि से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा जब वृद्धि तथा विकास साथ साथ नहीं चलते हैं। जब वृद्धि तथा विकास साथ साथ नहीं चलते हैं, मतलब असमान, कोई कम है तो कोई ज़्यादा है। जब वृद्धि और विकास साथ साथ नहीं चलते हैं, तब ऐसे वृद्धि को विकासहीन वृद्धि के नाम से जानते हैं। अगला है विकास युक्त वृद्धि किसे कहते हैं। विकास युक्त वृद्धि किसे कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा ऐसी वृद्धि जिसमें वृद्धि के साथ साथ विकास भी हो। मतलब इस प्रश्न को आप कैसे ऐसे कह सकते हैं कि जब वृद्धि और विकास साथ साथ चले, जब वृद्धि और विकास साथ साथ चले तो इसे हम विकास युक्त वृद्धि कहते हैं और यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। अगला प्रश्न है मानव विकास के अवधारणा को स्पष्ट करें। प्रश्न है, गौर से सुनेंगे, मानव विकास की अवधारणा को स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा मानव विकास की अवधारणा। मानव विकास की अवधारणा जिसका प्रतिपादन 1990 ईस्वी में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने किया। डॉक्टर हक के अनुसार, मतलब महबूब उल हक के अनुसार
या महबूबुल हक ने मानव विकास का वर्णन करते हुए लिखा है, डॉक्टर हक ने या महबूबुल हक ने मानव विकास का वर्णन करते हुए कहा है या लिखा है कि विकास का उद्देश्य, विकास का मतलब लोगों के विकल्प में वृद्धि करने से तथा उसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने से। उनका मानना है कि ऐसी दशा विकसित करना है, ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिससे विकल्प को बढ़ावा मिले। मतलब किसी एक काम में असफलता लग जाए, काम को करने चले, काम में असफलता हाथ लगे तो ऐसा नहीं काम छोड़ दो, नहीं दोबारा करो, कहीं दूसरी बार सफलता मिल जाए, दूसरी बार भी असफल हो गया, तीसरी बार करो, क्योंकि लगातार करोगे काम को तो कभी न कभी सफलता मिलना है। अगला प्रश्न है, मानव विकास के प्रमुख पक्ष कौन कौन हैं? मानव विकास के प्रमुख पक्ष कौन कौन हैं? आपका उत्तर होगा मानव विकास के प्रमुख पक्ष निम्नलिखित हैं। नंबर 1, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन। दूसरा, साक्षर या ज्ञानवान होना। तीसरा, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता। अगला प्रश्न है, मानव विकास के प्रमुख स्तंभों की व्याख्या करें। प्रश्न है, मानव विकास के प्रमुख स्तंभों की व्याख्या करें। उत्तर होगा मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। उत्तर होगा मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। नंबर 1, समता, मतलब बराबरी। समता इसका मतलब है ऐसे प्रदेश, ऐसे समाज से है जहां सबको, सभी व्यक्ति को समान अवसर मिले, किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव न हो, क्योंकि जिस समाज में भेदभाव होगा उस समाज का विकास नहीं होगा, और जिस समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा उस समाज का तीव्र गति से विकास होगा। दूसरा है सतत पोषणीयता। सतत का मतलब होता है लगातार, मतलब अवसर लगातार मिले, किसी को डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए अवसर लगातार मिलने चाहिए। जैसा मान लो कोई भूखा है, उसे बहुत सारा भोजन करा दिया जाए और अगले 4 दिन तक भूखे छोड़ दिया जाए, उसका पोषण नहीं हो पाएगा। इसका क्रम है, सिलसिला है, लगातार होनी चाहिए। तो सतत पोषणीयता का मतलब है मानव श्रम को उत्पादक बनाने से है, उसको अवसर, मौका लगातार देने से है। और उत्पादकता का मतलब है मानव श्रम को उत्पादक बनाना। उत्पादकता तीसरा तत्व है। उत्पादकता का मतलब है मानव श्रम को उत्पादक बनाना, और मानव श्रम को उत्पादक बनाने के लिए क्या जरूरी है? उसे शिक्षित किया जाए और प्रशिक्षण दिया जाए। मतलब शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा मानव श्रम को उत्पादक बनाया जा सकता है। चौथा है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब है व्यक्ति को अपने विकल्प चुनने की आज़ादी। आज हमारे समाज में लोग प्रगति कम कर पाते हैं, बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। इसके पीछे कारण है सशक्तिकरण का भाव। आप जो करना चाहते हो आपको नहीं करने दिया जाता, हमारे ऊपर दूसरे के सिद्धांत को थोपा जा रहा है। तो सशक्तिकरण का मतलब है कि मानव को अपने विकल्प चुनने की स्वतंत्रता या आज़ादी से। अगला प्रश्न है, मानव विकास के प्रमुख उपागमों का नाम लिखें। प्रश्न है, मानव विकास के प्रमुख उपागमों का नाम लिखें। आपका उत्तर होगा मानव विकास के प्रमुख 4 उपागम हैं। मानव विकास के प्रमुख 4 उपागम है। पहला आय उपागम, और आय का मतलब प्रति व्यक्ति आय से है। प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगा तो विकास ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी तो राष्ट्रीय आय भी ज़्यादा होगा। दूसरा है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम का मतलब है सरकार का कर्तव्य है, फर्ज है कि जन कल्याण के लिए अधिक से अधिक काम करें। तीसरा आधारभूत उपागम। आधारभूत उपागम के मतलब, इस आधारभूत उपागम के अंतर्गत मानव की आवश्यकता के लिए जो भी आवश्यक वस्तु हैं, मानव के जीवन के लिए जो भी मूलभूत वस्तु हैं उनको उपलब्ध कराने से, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ वायु, शुद्ध पेयजल। और आधारभूत उपागम के बारे में विचार विश्व श्रम संगठन मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था। और क्षमता उपागम।
क्षमता उपागम का मतलब होता है कि मानव के क्षमता का निर्माण करना। एक मानव के रूप में मैं आप की सामर्थ्य क्या है नहीं जानते हैं। इंसान हमेशा अपनी सामर्थ्य को, अपनी क्षमता को कम आंकता है, समझते नहीं हमसे ये नहीं हो पाएगा। तो क्षमता उपागम कहता है कि मानवीय क्षमता का निर्माण किया जाए, उसके क्षमता का विकास किया जाए तब, और उसको संसाधनों तक पहुंच बनाया जाए, तब जाकर के उसका डेवलपमेंट होगा। और क्षमता उपागम का विचार प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया था। अगला प्रश्न है, मानव विकास के आधारभूत सूचकांक कौन कौन है? मानव विकास के आधारभूत सूचकांक कौन कौन है? उत्तर होगा, मानव विकास के आधारभूत सूचकांक 3 हैं। पहला स्वास्थ्य, साक्षरता और संसाधनों तक पहुंच। स्वास्थ्य, इसको हम जीवन प्रत्याशा भी कह सकते हैं। स्वास्थ्य मतलब इसको हम जीवन प्रत्याशा भी कह सकते हैं। स्वास्थ्य, साक्षरता और संसाधनों तक पहुंच मानव विकास के 3 आधारभूत सूचकांक हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास के आधार पर विश्व के देशों को कितने वर्गों में बांटा गया है? मानव विकास के आधार पर विश्व के देशों को कितने वर्गों में रखा गया है या बांटा गया है? तो आपका उत्तर होगा, मानव विकास सूचकांक के आधार पर विश्व के 189 देशों को 4 वर्गों में बांटा गया है। आपको बता दें, यूएनओ के सदस्यों की संख्या 193 है, 193 है। उसमें 4 देशों को छोड़कर जितने भी देश हैं सबको मानव विकास सूचकांक में अपने आप को शामिल किया है। तो मानव विकास सूचकांक मतलब HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में विश्व के 189 देशों को रखा गया है। तो मानव विकास सूचकांक के आधार पर विश्व के 189 देशों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला उच्च, अति उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश या बहुत ज़्यादा मानव विकास वाला देश। तो बहुत अधिक मानव विकास वाला देश उस देश को कहेंगे जिसका सूचकांक मूल्य 0.800 से ज़्यादा हो। ऐसे आप जान लें, मानव विकास के सूचकांक में जितने भी देश है उसका सबसे कम वाला अंक 0 होता है और सबसे ज़्यादा अंक होता है वो 1 होता है, और 1 अंक किसी देश को नहीं मिला है। सबसे नंबर 1 में नॉर्वे है। तो अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश का जो सूचकांक अंक है 0.800। दूसरा है उच्च सूचकांक वाला देश। उच्च सूचकांक वाले देश का जो सूचकांक मूल्य है वह 0.701 से 0.799 मतलब 800 से नीचे होगा। तीसरा है मध्यम सूचकांक मूल्य वाले देश। मध्यम सूचकांक मूल्य वाले देश, इसका सूचकांक मूल्य है 0.550 से 0.550 से 0.700 के बीच होता है। भारत इसी मध्यम सूचकांक की श्रेणी में आता है। और चौथा है निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश। निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश का जो सूचकांक होता है वह 0.459 से कम होता है। तो ये था भूगोल चैप्टर नंबर 4 के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो निश्चित तौर पे आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और सुविधानुसार फेयर कर लेंगे ताकि परीक्षा के समय आपको याद करने में सहूलियत होगी। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।